नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसी घटना की तह तक जाएंगे जो सच में झकझोर कर रख देने वाली है। जबलपुर के बरगी डैम पर नर्मदा क्वीन क्रूज डूबने का जो हादसा हुआ, आज हम उसका एक विस्तृत विश्लेषण करेंगे। हम सिर्फ ऊपरी बातें नहीं करेंगे, बल्कि उन खास लापरवाहियों और सुरक्षा चूकों को गहराई से समझेंगे जिनकी वजह से ये त्रासदी हुई। एक ऐसी त्रासदी जिसे आसानी से रोका जा सकता था। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरुआत करते हैं मरीना मैसी के इन बेहद भावुक कर देने वाले शब्दों से। देखो ये कितना सुंदर है ट्रीजा, डैम को देखो, पानी को देखो। मरीना ने ये वीडियो कॉल शाम ठीक 5:30 बजे किया था। जरा सोचिए, उस वक्त सब कुछ कितना नॉर्मल और शांत था। चेहरे पर खुशी थी और किसी को दूर दूर तक अंदाजा नहीं था कि बस कुछ ही देर बाद सब कुछ कैसे बदलने वाला है। लेकिन चलिए अब इस सच्चाई की गहराई में चलते हैं। पिछली स्लाइड की उस शांति के ठीक 37 मिनट बाद शाम 6:07 पर एक और फोन कॉल लगता है, पर इस बार आवाज में सिर्फ खौफ और बेबसी थी। उनके शब्द थे, हमें बचा लो, हमें बचा लो, और फिर कॉल डिस्कनेक्ट हो गया। मतलब अचानक ऐसा क्या हो गया उन आधे घंटों में? तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि एक बिल्कुल नॉर्मल सा टूरिस्ट क्रूज अचानक जिंदगी और मौत की ऐसी खौफनाक जंग में कैसे बदल गया। इस पूरे घटनाक्रम को स्टेप बाय स्टेप समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि तभी हमें पता चलेगा कि आखिर लापरवाही हुई कहाँ थी और वो कौन सी चूक थी जिसने लोगों की जान ले ली। सेक्शन 1, क्रूज बना त्रासदी। आइए उस शाम के घटनाक्रम को सिलसिलेवार तरीके से देखते हैं। वक्त के साथ चीजें कितनी तेजी से बिगड़ी, ये सच में डरावना है। देखिए, शाम 4:30 बजे नाव निकलती है। हैरत की बात यह है कि मौसम विभाग यानी IMD की चेतावनियां पहले से थीं, पर उन्हें पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया गया। 5:30 तक सब ठीक लग रहा था, किसी ने लाइफ जैकेट नहीं पहनी हुई थी। फिर 6 बजे अचानक तूफान आता है, नाव में पानी भरने लगता है और सिर्फ 13 मिनट बाद 6:13 पर नाव पूरी तरह पलट जाती है। 60 से 70 ये कोई मामूली नंबर नहीं है। ये 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटा उस तेज हवा की स्पीड थी जिसने अचानक इस क्रूज को अपनी चपेट में ले लिया। ऐसे भयानक तूफान में क्रूज का बैलेंस पूरी तरह बिगड़ गया। अब जाहिर सी बात है, ऐसी एक्सट्रीम सिचुएशन में सबसे पहली जरूरत बचाव उपकरणों की ही पड़ती है ना? सेक्शन 2, लाइफ जैकेट का संकट। यहीं से हम इस पूरे विश्लेषण के सबसे अहम और विचलित करने वाले हिस्से पर आते हैं। लाइफ जैकेट्स को लेकर हुई वो जानलेवा लापरवाही। एक सर्वाइवर हैं संगीता कोरी। उनका ये बयान जरा ध्यान से देखिए। वो स्पष्ट रूप से बताती हैं कि किसी को भी पहले से लाइफ जैकेट नहीं पहनाई गई थी। ये अपने आप में बेसिक सेफ्टी प्रोटोकॉल्स का एक बहुत बड़ा उल्लंघन है। जब मौसम खराब होने का अलर्ट पहले से था, तो कम से कम लोगों को शुरुआत में ही लाइफ जैकेट तो पहना देते। और यहाँ पर इस पॉइंट की सबसे शॉकिंग डिटेल क्या है, जरा ध्यान दीजिए। एक और सर्वाइवर प्रदीप वर्मा के शब्द पढ़िए। वो बताते हैं कि जब तूफान ने हिट किया और नाव में पानी घुसने लगा, तब उन्हें और एक और आदमी को लाइफ जैकेट्स निकालने के लिए एक स्टोर रूम का ताला तोड़ना पड़ा। मतलब जरा सोचिए, इमरजेंसी सिचुएशन में लोगों की जान बचाने वाला उपकरण ताले में बंद था। ये सच में हैरान कर देने वाला है। उस वक्त वहाँ कितनी अफरा तफरी रही होगी, इसका अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है। नाव तेजी से पानी से भर रही थी, लोग घबराहट में थे और अपनी जान बचाने के लिए उन्हें एक बंद कमरे का ताला तोड़कर लाइफ जैकेट्स के लिए छीना झपटी करनी पड़ रही थी। अगर लाइफ जैकेट्स आसानी से उपलब्ध होती और ताले में बंद ना होती, तो क्या मंजर इतना खौफनाक होता। ये सीधा सीधा उस घोर लापरवाही का नतीजा था। सेक्शन 3, पानी में अफरा तफरी। अब ये संकट सिर्फ ताले में बंद जैकेट्स तक सीमित नहीं था। इस तूफान के बीच और भी बहुत कुछ गलत हो रहा था। सर्वाइवर संगीता एक और पॉइंट हाईलाइट करती हैं। उन्होंने बताया कि किनारे पर खड़े स्थानीय लोग, जो शायद खतरे को पहचान गए थे, वो जोर जोर से चिल्ला रहे थे। वो इशारे कर रहे थे कि पायलट क्रूज को सुरक्षित दिशा में ले आए, लेकिन पायलट उनकी बिल्कुल नहीं सुन रहा था। बाहर से लोग लगातार वार्निंग दे रहे हैं, पर नाव संचालक उन्हें लगातार अनदेखा कर रहा है। यह स्थिति को समझने की अक्षमता का सबसे बड़ा प्रमाण है। अब जरा इन आंकड़ों को आमने सामने रखकर देखते हैं। आधिकारिक तौर पर इस नाव की क्षमता 29 पर्यटकों और 2 क्रू सदस्यों की थी, पर सर्वाइवर्स के हिसाब से क्या हुआ? उस वक्त नाव पर करीब 43 लोग सवार थे, जिनमें 10-12 बच्चे ऐसे थे जिनका टिकट ही नहीं था। तो जब लोग निर्धारित संख्या से इतने ज्यादा होंगे, तो जाहिर है आपात स्थिति में उतनी लाइफ जैकेट्स मिलना मुमकिन ही नहीं है। इसी ओवरलोडिंग ने जैकेट संकट को और भी भयंकर बना दिया।
सेक्शन 4 हादसे का मानवीय दर्द। नियमों की अनदेखी के नतीजे सिर्फ कागजों तक सीमित नहीं रहते, इनकी कीमत बेहद भारी होती है। ये एक ऐसी डिटेल है जो किसी को भी अंदर तक तोड़ कर रख सकती है। जब गोताखोरों ने मेरिना और उनके 4 साल के बेटे त्रिशान को पानी से बाहर निकाला तो वो दोनों एक दूसरे के गले लगे हुए थे और उन दोनों के बीच सिर्फ एक ही लाइफ जैकेट थी। जरा कल्पना कीजिए एक माँ की उस आखिरी कोशिश की। ऐसे शब्द पढ़कर समझ आता है कि जब हम लापरवाही शब्द इस्तेमाल करते हैं तो जमीनी हकीकत पर उसका मतलब ऐसी हृदय विदारक त्रासदी से होता है। 9 ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये उन लोगों की पुष्ट संख्या है जिनकी इस हादसे में जान चली गई। 9 जिंदगियां। ये हमें बहुत कठोरता से याद दिलाता है कि जब हम बेसिक सेफ्टी रूल्स के साथ खिलवाड़ करते हैं तो उसका क्या अंजाम हो सकता है। सेक्शन 5 सुरक्षा तंत्र की नाकामी। अब देखिए, क्या ये सब बस एक दिन की बुरी किस्मत थी? बिल्कुल नहीं, ये पूरे सिस्टम का फेलियर था। और ये जानकारी शानदार तरीके से स्पष्ट करती है कि ये समस्या कितनी गहरी है। नर्मदा के अलग अलग घाटों पर मौसम की चेतावनियां आसानी से इग्नोर हो रही हैं। 14 या 15 साल के किशोर नाव चला रहे हैं। इन ऑपरेटर्स के पास ना कोई फिटनेस सर्टिफिकेट है, ना कोई ट्रेनिंग। आपात स्थिति के लिए घाट पर ना तो 24 घंटे कोई गोताखोर है और ना ही प्रॉपर फर्स्ट एड। और लाइफ जैकेट्स की कहानी तो हम देख ही चुके हैं। पूरा का पूरा नौकायन तंत्र खतरनाक शॉर्टकट से भरा पड़ा था। थोड़ा फ्लैशबैक में चलते हैं। 2022 में भोपाल के अपर लेक में हुए एक हादसे के बाद बड़े बड़े वादे किए गए थे। कहा गया था कि पूरे राज्य में सेफ्टी रिफॉर्म्स आएंगे, लाइफ जैकेट्स बिल्कुल अनिवार्य कर दी जाएंगी। लेकिन उन वादों के खिलाफ आज की सच्चाई क्या है? अनियमित ऑडिट, ताले में बंद जीवन रक्षक उपकरण और पलटती हुई नावें। वादे और हकीकत के बीच का यही फासला इस तरह की त्रासदियों को जन्म देता है। तो इस एक्सप्लेनर को खत्म करते हुए एक बेहद गंभीर सवाल यही रह जाता है, क्या आखिरकार इस बार सुरक्षा ऑडिट के इन वादों को सचमुच पूरा किया जाएगा, या फिर ये सिस्टम किसी नई त्रासदी के होने का बस इंतजार कर रहा है? लापरवाही की कीमत बहुत चुकाई जा चुकी है।